सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे अव्ययभाव समास को। इसकी पहचान है और इसका लक्षण होता है जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान का मतलब पहले वाले पद से ही इसका अर्थ निकाला जाता है तथा दूसरा पद कोई संज्ञा होती है, उस समास को अव्ययभाव समास कहते हैं। अब इसके जो पहचान के लक्षण हैं, आप समस्त पद को या फिर समास विग्रह को किस प्रकार से पहचान सकते हो, तो उसके कुछ लक्षण हैं, ये देखते हैं अपन। ये पहचान के चिन्ह लिख रखे हैं मैंने। आप समस्त पद में, अगर ये समस्त पद का लक्षण है, अगर समस्त पद में पहला पद ये अव्यय या उपसर्ग दिखाई दे तो फिर वहां पर निश्चित रूप से अव्ययभाव समास होता है। तथा समस्त पद में ही अगर नपुंसक लिंग में रूप बनता है तो फिर वहां पर भी अव्ययभाव समास होता है। इस जब नपुंसक लिंग में रूप बनेगा तो अपन को एक तो अंत में अम दिखाई देगा, एक छोटी ई दिखाई देगी या फिर छोटा उ दिखाई देगा। जो ये लक्षण है इसे नोट कर लीजिए। परिभाषा देखने के बाद में अपन इसके कुछ उदाहरणों को देखते हैं। आपने समझ लिया है कि अव्ययभाव समास को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है और इसके क्या क्या लक्षण है, और परिभाषा भी समझ ली अपन ने। अब देखो यहाँ पर अपन ने परिभाषा में पढ़ा था कि पहला पद क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए, वो प्रधान होता है। तो अब देखो यहाँ पर साथ में आपको एक और बात बता दूं मैं, अव्यय उपसर्ग को भी अव्यय बोलते हैं। जो अपनी उपसर्ग होती है इनको भी क्या बोला जाता है, अव्यय। ये अविकारी है, इनके रूप नहीं चलते हैं, ना ही ये लिंगों में परिवर्तन होती है। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, इनमें समान रूप से ये पद रहता है, इसके कभी भी रूप नहीं चलते, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उपसर्ग को भी एक अपन अव्यय ही मानते हैं। अब देखो यहाँ पर समस्त, ये तो अपना समास विग्रह समस्त पद है, ये समस्त पद, ये समास विग्रह। अब वहां पर एग्जाम में अपन को दो तरीके से पूछा जाता है, या तो ये समस्त पद दे दिया जाता है और उसका समास विग्रह पूछा जाता है, या समास विग्रह देते हैं और उसका समस्त पद पूछते हैं। यानी ये दे दिया तो ये बनाना पड़ेगा, और ये दे दिया तो ये बनाना पड़ेगा। तो ये प्रथम दो उदाहरण है, इसमें ये समस्त पद है, उसके बाद में ये समास विग्रह बना दिया मैंने। अब आप देखो कि सबसे पहले तो अव्ययभाव समास को किस प्रकार से पहचानेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, आप अपन ने उपसर्ग पढ़ी है पहले, ये क्या है, अधि। अधि क्या है, ये एक उपसर्ग है। तो जैसे ही ये उपसर्ग आई और पीछे अपन ने ई, उ और अम देखा तो अपन को पहचानने में आ गया कि ये अव्ययभाव समास है। अब अव्ययभाव समास पहचानने में आ गया। अब यहां पर देखते हैं, जैसे ही अधि उपसर्ग का प्रयोग होता है तो फिर अधि की जगह जब समास विग्रह करते हैं तो इसको पीछे लेकर के जाते हैं और अधि की जगह इति का प्रयोग करते हैं। और जो हरि है, जो अपनी संज्ञा है, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग लगा करके यहाँ पर प्रथम पद में लिखा जाता है। यानी जब अपन समास विग्रह करेंगे तो पहले वाला बाद में और बाद वाला पहले, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आप देखो यहाँ पर अधिहरि, हरो इति, इसका समास विग्रह क्या होगा, हरो इति। इसके बाद में दूसरा है उपगंगम। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पर अम आया हुआ है। आप देखो ग में अ है और पीछे ये म है, तो अम आया हुआ है। जैसे ही अम आया और आगे उपसर्ग है तो फिर वहां पर अपन को पहचानने में आ गया कि यहाँ पर अव्ययभाव समास हुआ है।
अब इसका समास विग्रह करते हैं। अब समास विग्रह किस प्रकार से करेंगे कि पहले वाले पद को बाद में लेकर के चलेंगे और बाद वाला पद जो संज्ञा है उसे पहले विभक्ति में बना करके लिखेंगे। अब देखो, उपगंगम, इसका अर्थ होता है गंगा के पास या समीप। तो अब उप उपसर्ग का प्रयोग समीप अर्थ के लिए किया गया है, यानी यहाँ पर देखो आप, उपगंगम, गंगा के पास, पास यानी समीप। तो अब समीप बनाएंगे विग्रह करते समय इसे बढ़ा करके लिखेंगे, तो पूरा लिखेंगे इसे गंगा के पास, इस प्रकार से लिखेंगे। तो अब देखो यहाँ पर जैसे काके की में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो फिर अपन को गंगा जो शब्द है गंगम, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके समास विग्रह में लिखना पड़ता है। तो गंगम में षष्ठी विभक्ति लगाओ गंगाया, और उप की जगह उप जो उपसर्ग है वो किसका अर्थ निकाल रहा है, समीप या पास का अर्थ निकाल रहा है। तो फिर यहाँ पर उसी अर्थ को लिखेंगे, किसे लिखेंगे, समीप को लिखेंगे। तो गंगाया समीपम, इस प्रकार से बनेगा। इसके बाद में देखो, जलस्य विनाशः, जल का विनाश। तो अब यहाँ पर देखो आप, जल का विनाश है, तो ये अपना समास विग्रह दे रखा है। यहाँ तक तो ये समझ पद था और ये समास विग्रह था। अभी आगे समास विग्रह आ गया और पीछे समझ पद। मैंने दोनों तरीके से लिखा है कि आपको किस प्रकार से पूछा जा सकता है, या तो समझ पद देकर के पूछा जा सकता है उसका समास विग्रह बनाए, या फिर समास विग्रह देकर के पूछा जा सकता है उसका समझ पद बनाना है। तो अब देखो यहाँ पर, जलस्य विनाशः, जल का विनाश। तो अब इसको बनाना है अपन को। तो अब यहाँ पर देखो, ये षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। पहचानने का नियम क्या है, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, और अपन को पता है कि अव्ययभाव समास में विनाश अर्थ को दर्शाने के लिए अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर निश्चय रूप से अव्ययभाव समास का प्रयोग किया गया है। तो अब इसका समझ पद बनाने के लिए क्या करेंगे, तो विनाश अर्थ को आगे लेंगे। पहले अपन इसे ले रहे थे हरि को, उसके बाद में अति ले रहे थे। तो अब यहाँ पर वापस पहले की जैसे ही विनाश अर्थ को पहले लेंगे। तो विनाश को कौन सी उपसर्ग दर्शाती है, तो अति उपसर्ग दर्शाती है। उसके बाद में इसमें विभक्ति का लोप होगा। मैंने पहले भी बताया था आपको कि अव्ययभाव या कोई सा भी समास करते समय जब समझ पद बनाते हैं तो उनकी विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है, तथा समस्त पद से समास विग्रह करते समय उनमें उचित विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति दे रखी है, जैसे रामस्य रामयो, रामाणाम षष्ठी विभक्ति है। अब देखो, षष्ठी विभक्ति को हटा करके अपन को नपुंसक लिंग में रूप चलाना है और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। तो जैसे ही नपुंसक लिंग में रूप चलाएंगे तो जलम बनेगा, इसका क्या बनेगा, जलम। तो अब देखो यहाँ पर जलम बनाया गया है। तो जलस्य विनाशः बराबर अति जलम। पंचानाम गंगानाम समारह इति, अपन जब आगे एक और समास पढ़ेंगे दिग्गु समास, तो उसमें इस प्रकार के उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर ये अपवाद स्वरूप है। इसका नियम है कि अगर नदियों के आगे कोई संख्यावाची शब्द दे रखा है तो फिर वो दिग्गु समास ना होकर के कौन सा समास होता है, अव्ययभाव समास होता है। इसके साथ साथ जब गोत्र में गोत्र के आगे कोई संख्या दे रखी है या किसी जाति के आगे संख्या दे रखी है तो फिर वहां पर भी अव्ययभाव समास होता है, ना कि दिग्गु समास। दिग्गु समास की परिभाषा होती है, पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद संज्ञावाची होता है। तो पहले संख्या दी गई होती है पहले, उसके बाद में संज्ञा दी गई होती है, तो वहां पर दिग्गु समास। तो अब यहाँ पर अपन को ये पंचानाम, ये संख्या देख करके यहाँ पर दिग्गु समास नहीं लगाना है, क्योंकि अपन को अब पता चल गया कि नदियों के आगे अगर संख्या का प्रयोग किया गया है, किसका, ये संख्या का प्रयोग किया गया है नदियों के आगे या किसी नदी के आगे संख्या का प्रयोग है, तो फिर वहां पर अव्ययभाव समास का प्रयोग होता है। तो अब आप देखो यहाँ पर पंचानाम गंगा नाम समाहर, 5
गंगाओं का समाहार। तो अब यहाँ पर देखो संख्या है और नदी है, गंगा एक नदी है, इसके आगे संख्या का प्रयोग किया गया है। तो अब इसे द्विगु समास के नियम के अनुसार ही बनाएंगे। आगे पंच लिखेंगे, फिर उसके बाद में जिस नदी का नाम दे रखा है उसका नाम लिखेंगे, वो भी नपुंसक लिंग में एक वचन में। तो यहाँ पर देखो पंचानाम, विभक्ति का लोप हो गया, पंच कर दिया, फिर गंगा नाम गंगम कर दिया। इस प्रकार से इसका समस्त पद बनेगा अपना पंचगंगम। यानी आप देखो, आपको पंचगंगम दे दिया जाए तो फिर आपसे पूछा जाए कि समास विग्रह कीजिए, तो फिर पंचगंगम का समास विग्रह द्विगु समास की तरह ही बनेगा, पंचानाम गंगानाम समाहर इति। दोनों पदों में समान विभक्तियों का प्रयोग होता है यहाँ पर। इसके बाद में देखो एकम एकम प्रति, एक के बाद एक आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर बार बार बोला जा रहा है, यानी एक के बाद एक। अगर यहाँ पर आप देखो, एक होता है अपना द्वंद्व समास। उस द्वंद्व समास में जैसे दाल रोटी हिंदी में पढ़ते हो, माता पिता, तो वहां पर और चिन्ह का लोप होता है या वहां पर और चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वैसे का वैसा ही उदाहरण देखो, आप देखने में ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। वहां पर विपरीत पूछे जाते हैं और यहाँ पर आवृत्ति होती है। जो अब जैसे प्रति उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो फिर वो आवृत्ति के अर्थ में करेंगे। तो अब आप देखो एकम एकम प्रति, एक जैसे ही शब्द दे रखे हैं यहाँ पर दोनों तरफ, एक और एक। तो अब अपन इसका समस्त पद बनाएंगे। तो प्रति, इसका ये उपसर्ग है, अपनी प्रति उपसर्ग होती है, तो इसका पहले प्रयोग करेंगे। ये प्रति का उपसर्ग है तो पहले प्रयोग कर रखा है। फिर एकम, ये 2 बार दे रखा है तो 2 में से 1 बार इसका उपयोग करते हैं। तो ये देखो 1 बार लिख रखा है मैंने यहाँ पर भी, नपुंसक लिंग एक वचन में एकम। अब यहाँ पर देखो यण संधि हो रही है साथ में, आप देख रहे हैं यहाँ पर घर पे कि यण संधि किस प्रकार से हो रही है। रूपस्य योग्यम, जो योग्यता अर्थ होता है वही अव्ययभाव समास 16 अर्थों में होता है। वो 16 अर्थों में से कुछ अर्थ मैंने यहाँ पर लिखाए हैं। तो उसमें से एक अर्थ है योग्यता, उसके अर्थ में भी, योग्यता के अर्थ में भी अव्ययभाव समास का प्रयोग किया जाता है। देखो आप यहाँ पर रूपस्य योग्यम, रूप के अनुरूप या रूप के योग्य। तो आप देखो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है और योग्य अर्थ को स्पष्ट करने के लिए एक उपसर्ग है अपनी अनु, उसका प्रयोग किया जाता है। आपको ये पूरा का पूरा पद याद होना चाहिए, तब जाकर के बनेगा। जैसे आप रूपस्य योग्यम बराबर अनुरूपम, इस प्रकार से याद करना है आपको, ताकि आपको पता चले कि योग्यता के अर्थ में अनुपसर्ग का प्रयोग करते हैं, ना कि प्रति का, ना अति का, ना अधिका। इस दूसरे उपसर्ग का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ अनुपसर्ग का ही प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पर विभक्ति का लोप हो जाएगा। वही योग्यता के अर्थ में तो अनुपसर्ग ले लिया अपन ने, अब बचा रूपस्य, तो इसमें इसका विभक्ति का लोप हो जाएगा और इसे नपुंसक लिंग में बना देंगे। तो अपन ने अनु लिखा, फिर रूपम, इसका नपुंसक लिंग एक वचन है। तो देखो आप अनु रूपम, इस प्रकार से अपने ये अव्ययभाव समास के कुछ उदाहरण है। आज यहीं तक पढ़ते हैं, इसके बाद में कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।